फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आरटीई एक्ट 2009 जो कि सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने अधिगम और अभिप्रेरणा को डिस्कस किया था, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके उसको भी देख लें। एंड आज बात करते हैं आरटीई एक्ट 2009 के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो जो आरटीई एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये पूरा नेम है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिसंबर 2002 में संविधान में एक संशोधन हुआ था जो कि 86वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा संविधान के आर्टिकल 21A के भाग 3 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, किंतु इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटीई एक्ट पारित किया गया। मतलब यहाँ पर जो आर्टिकल 21A है, यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, और इसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए ही जो हमारा आरटीई एक्ट 2009 है ये लाया गया है। तो ये पारित कब हुआ था? ये पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 में लोकसभा में। इसके अलावा ये लागू कब से हुआ? तो ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 से। इसको भी आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको, और इन पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो कोई प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी है, और उम्र के अनुसार सीधा नामांकन करना है। साथ ही नामांकन फीस भी नहीं लेनी है। मतलब यदि किसी भी बच्चे का एडमिशन करवाना है तो आप जा कर के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। वहाँ पर बच्चे से कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, और उम्र के हिसाब से उसका नामांकन होगा। यानी कि वह जिस उम्र का हो चुका है, जितने साल का है, तो उस उम्र में उसे किस क्लास में होना चाहिए उसी में उसका नामांकन किया जाएगा। एंड जो नामांकन फीस है वो भी नहीं ली जाएगी। इसके अलावा बच्चों को सज़ा नहीं देनी है, इसका प्रावधान धारा 17 में है। यानी कि बच्चों को हमें किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं देनी है, ना ही मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से। यानी कि बच्चों को डांटना धमकाना नहीं है, कुछ भी उन्हें भला बुरा भी नहीं कहना है, साथ ही उनकी पिटाई भी नहीं करनी है। किसी भी प्रकार की कोई सज़ा नहीं देनी है बच्चों को। और 6 से 14 वर्ष के बालकों को मजदूरी न करवाने का भी प्रावधान इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो स्कूल चला रहा है तो वो बिना मान्यता के स्कूल नहीं चला सकता। इसका प्रावधान किया गया है धारा 18 में। इसके अलावा छात्र एवं शिक्षक अनुपात जो है वो रहेगा 31 का प्राथमिक स्तर पर, और छात्र और शिक्षक का अनुपात उच्च प्राथमिक स्तर में रहेगा 35 और 1 का। यानी कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा उच्च प्राथमिक में, और प्राइमरी की यदि बात करें तो 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। इसके अलावा आगे बात कर लेते हैं, एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे कितने होंगे? तो ये होंगे 45 घंटे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अभी जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसके लगभग हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, यही वाला, कि जो एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य घंटे होते हैं वो कितने होते हैं? 45। तो ये लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। एंड प्राथमिक स्तर पर एक वर्ष में कम से कम कार्य दिवस कितने होने चाहिए? तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी कि प्राथमिक स्तर पे जो कार्य दिवस हैं वो 200 होने चाहिए, एंड कार्य घंटे 800। ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं यदि हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें तो कार्य दिवस 220 होने चाहिए, और जो कार्य घंटे हैं वो होने चाहिए 1000। प्राथमिक स्कूल बच्चे के घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर तथा उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। कहने से मतलब ये है कि जो प्राथमिक स्कूल है वो बच्चे के घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास ही होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं छोटे होते हैं, और 1 किलोमीटर की दूरी से यदि ज़्यादा दूर हो जाएगा स्कूल तो फिर ज़्यादा दूर हो जाएगा। 1 किलोमीटर के आसपास की रेंज में है यदि, तो बच्चे वहाँ तक जा सकते हैं। इसके अलावा जो उच्च प्राथमिक स्कूल है ये 3 किलोमीटर की दूरी के आसपास ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और आगे अगर बात करें तो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर भी गरीब बच्चों के लिए 25% सीटों का प्रावधान किया गया है, ऐसा वर्णित है आरटीई एक्ट में। एंड कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को फेल या निष्कासित नहीं कर सकते, ये है धारा 16 में। यानी कि 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हम, ना ही निष्कासित कर सकते हैं, मतलब स्कूल से नहीं निकाल सकते बच्चे को, और फेल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने पीछे बताया था कि उन्हें हमें दंडित नहीं करना है। तो यदि आप बच्चे को फेल या निष्कासित करते हैं तो वो एक तरीके से मानसिक रूप से दंड हो जाएगा, तो हमें किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है। इस वजह से बच्चे को हम फेल भी नहीं कर सकते और ना ही स्कूल से निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे यदि हम बात करें एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो अभिभावक होगा, और इसका वर्णन है धारा 22 में। तो ये भी याद रखना है कि जो एसएमसी के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, अभिभावक होते हैं। साथ ही सरकारी अध्यापक जो हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, इसका वर्णन है धारा 28 में कि कोई भी अध्यापक जो सरकारी अध्यापक है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। बच्चों को स्कूल में ही अच्छे से पढ़ाना है, प्राइवेट नहीं पढ़ाना। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हमें पढ़ाना है। मतलब यदि कोई बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है तो हमें ऐसा नहीं करना है कि उसका हम अपने स्कूल में एडमिशन ना लें, बल्कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था के तहत उस बच्चे को भी हमें पढ़ाना है। तो जब हमने समावेशी शिक्षा को आपसे डिस्कस किया था तो बताया था कि समावेशन का मतलब ही होता है कि सभी को शामिल करना, यानी कि जो भी बच्चे हैं किसी भी प्रकार के हैं उनमें जो भी अंतर है, यानी कि सभी प्रकार के अंतरों को हमें स्वीकार करना है, सभी को समावेश करना है शिक्षा की मुख्य धारा में। तो इस वजह से जो भी बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उन्हें भी हमें पढ़ाना है। इसके अलावा शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बना, यानी कि इससे पहले जो 134 देश हैं वो शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर चुके थे, जबकि जो भारत है ये 135वां देश बना। इसके आगे अगर हम बात कर लेते हैं शिक्षकों के कुछ कर्तव्य जो कि वर्णित हैं धारा 24 में। एक तो नियमितता एवं समय पालन, यानी कि एक शिक्षक के अंदर नियमितता होनी चाहिए और समय पालन का गुण भी होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो शिक्षक से ही सीखते हैं, शिक्षक का अनुकरण करते हैं। तो जब एक शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होगा, नियमितता दिखाएगा एंड समय पालन यानी कि समय से विद्यालय आएगा, समय का पालन करेगा, तो बच्चे भी ये सारी चीज़ें शिक्षक से सीखते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, तो पाठ्यक्रम को भी समय पर पूरा करना है एक शिक्षक को। ऐसा नहीं है कि पूरा सत्र ख़त्म हो गया और पाठ्यक्रम पूरा ही नहीं हुआ। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम को भी टाइम से पूरा करना है और बच्चों के अभिभावक के संपर्क में भी रहना है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के बारे में एक शिक्षक को पता चलता रहता है और जो कुछ भी कमियां या परेशानियां होती हैं ये आपस में डिस्कस होती रहती हैं। तो इससे बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी हो जाता है। इसके अलावा बालक की क्षमता के अनुरूप शिक्षण, तो हमें बालक की क्षमता का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बालक की जो मानसिक स्थिति है या मानसिक क्षमता है तो हम उसकी मानसिक क्षमता के हिसाब से ही उसको पढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चा मंद बुद्धि का है और उसे हम बहुत ज़्यादा जटिल कार्य दे दें या कठिन चीज़ें समझाएं तो बच्चा सीख नहीं पाएगा और रुचि भी नहीं लेगा। तो हमें उसके मानसिक स्तर का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है उसकी क्षमता का। जैसी उसकी क्षमता है उसी के हिसाब से उसको पढ़ाया जाए। इसके अलावा पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नियम जो कि दिए हैं धारा 29 में। तो पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नियम क्या होने चाहिए? समावेशी शिक्षा के तहत होने चाहिए, यानी कि समावेशी शिक्षा के हिसाब से पाठ्यक्रम का चयन किया जाए, क्योंकि समावेशी से मतलब है उसमें सब टाइप के बच्चे होंगे। तो जो पाठ्यक्रम है वो भी कुछ ऐसा ही हो कि उसमें सभी बच्चों का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि बच्चों के हिसाब से पाठ्यक्रम का चयन किया जाए, और गतिविधि आधारित, ताकि जो बच्चे हैं वो क्रियाओं के आधार पर सीखें।
सक्रिय रूप से सीखने से बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं। एंड सर्वांगीण विकास, तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। मतलब जब भी हम कोई पाठ्यक्रम निर्धारित करें या मूल्यांकन कर रहे हों बच्चों का, तो हमें उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। इसके अलावा भय मुक्त वातावरण में शिक्षा देनी है बच्चों को, ताकि बच्चा बिना डरे शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी हमें बच्चों का करना है, यानी कि कंटिन्यू उनका मूल्यांकन करना है। और व्यापक से मतलब है कि उनका हमें सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करना है। और विद्यालय के कुछ मानदंड हैं जो कि धारा 19 में वर्णित हैं। तो एक तो विद्यालय में खेल का मैदान होना चाहिए बच्चों के लिए, साथ ही शुद्ध एवं साफ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही शुद्ध एवं साफ पेयजल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और मिड डे मील के लिए रसोई घर का पर्याप्त स्थान होना चाहिए। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और सभी मौसमों में सुरक्षित रहने वाले विद्यालय भवन हों, मतलब जो भी विद्यालय भवन है, विद्यालय की बिल्डिंग है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो सभी मौसम में सुरक्षित रह सके, ताकि जो शिक्षा है वो बच्चों को अच्छे से शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। और सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल के चारों तरफ 4 दीवारी भी होनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आरटीई एक्ट के। इसके अलावा यदि आपको और भी विस्तार से पढ़ना है तो हमने और भी विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है वो इतना काफ़ी है। तो अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।